बच्चों, पिछली क्लास में हमने विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है, इसको हमने पिछली कक्षा में समझा था। ठीक है। आज बच्चों हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की व्यापक स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी कि व्यापक स्थिति का अर्थ क्या है, जनरल पोजीशन का अर्थ क्या है। बच्चों, आपको ध्यान होगा जब हम अक्षीय स्थिति की बात कर रहे थे तो हमने कहा था अक्षीय स्थिति वो स्थिति थी जिसमें वह बिंदु, जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे, वो उस डाइपोल की एक्सिस पर कहीं पर स्थित था। दूसरे केस में जब हमने निरक्षीय स्थिति की बात करी तो हमने बात करी कि भाई दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसका जो मध्य बिंदु है उससे उससे लंबवत जो रेखा होकर के जाती है, उस रेखा पर यदि कहीं पर बिंदु स्थित होता है तो उस स्थिति को हमने निरक्षीय स्थिति कहा था। यानी हमने दो स्पेशल केसेस की बात करी थी, है ना। लेकिन बिंदु तो कहीं पर भी हो सकता है, वो आवश्यक नहीं है कि वो अक्ष या निरक्ष पर ही स्थित हो। तो जब बिंदु किसी भी स्थिति में हो, यानी किसी भी स्थिति के लिए, बिंदु की किसी भी स्थिति के लिए यदि हमें किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना हो तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसे आज हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों, मान लीजिए हमारे पास ये डाइपोल है, ये इसका ऋणावेश है और ये इसका धनावेश। ठीक है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, और जैसा अब तक हम मानते चले आए हैं, ये जो डाइपोल है इसकी एक्सिस की जो लेंथ है वो कितनी है, वो 2L है। ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है C, ये वाला, और ये इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मूवमेंट है P, जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर है। अब बच्चों, हम पॉइंट को किसी भी एक स्थिति पर मान लेते हैं। मान लीजिए ये वो स्थिति है या ये वो बिंदु है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ, इसको हम कहीं पर भी मान सकते हैं। तो हमने इस स्थिति में माना बिंदु यहाँ कहीं पर है और यहाँ पर अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना चाहते हैं। ये बिंदु P है। ठीक है। और बच्चों, मान लीजिए इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी जो इसके ध्रुवीय निर्देशांक हैं, वो r, θ है। इसका मतलब क्या है कि C के रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर कितना है, वो पोजीशन वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो r है, और ये जो पोजीशन वेक्टर है वो इस एक्सिस AB के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है, वो एंगल θ है। ये इसका मतलब है। ठीक है। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल θ है और C से P तक की जो दूरी है वो कितनी है, r है, यानी इसके निर्देशांक, पोलर निर्देशांक r, θ है। ठीक है ना। अब बच्चों, हमें इस बिंदु P पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक तो बच्चों में इस एक्सिस को पीछे की ओर बढ़ा दें और इस पर यहां पर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर दें। इस प्रकार से परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ कर दें। ये तो बच्चों, अब अगर हम यहाँ पर ये जो P है इसको हम दो घटकों में वियोजित करें, इस P को, तो ये दो घटकों में वियोजित हो सकता है। इसका इधर की ओर, यानी जिस लाइन के साथ ये एंगल बना रहा है उसके अलोंग जो इसका घटक हो जाएगा वो हो जाएगा P cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ये इसकी ओर, यानी यहाँ पर अगर आप इसको CN मान लें समझने के लिए, तो CN के अलोंग जो यहाँ पर जो इसका घटक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा P sin थीटा। ठीक है ना। ये आप समझ लीजिए, ये वाला घटक है जो CP के अनुदिश है, ये P sin थीटा है। अब बच्चों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो आपके पास बिंदु P है, उस बिंदु पर हम इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले किसी काल्पनिक द्विध्रुव के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो हम ज्ञात कर लेंगे। बच्चों, यदि हम सब चीज को यहाँ पर हाइड कर दें, सब चीज को हम छुपा दें, तो यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा
आपके पास डाइपोल है, जिस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है, p cos थीटा है, और उसके कारण आप बिंदु P पर क्या निकालना चाहते हैं, बिंदु P पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, और ये बिंदु P है उस वैद्युत द्विध्रुव के कहां पर है, अक्ष पर स्थित है। ठीक है, और हम जानते हैं बच्चों कि अगर अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, मान लीजिए यहां पर E1 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सूत्र क्या होता है, 2p/r³। 2 ऐसा ही रहेगा, और p की जगह पर कितना आ जाएगा, p cos थीटा, और अपॉन डिस्टेंस r³, और इसकी जो दिशा हो जाएगी बच्चों वो cp के अनुदिश हो जाएगी, बाहर की ओर। इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं, ये cp के अनुदिश। ठीक है, cp के अनुदिश। इसको आप यहां पर इक्वेशन नंबर 1 करके मार्क कर दीजिए। अब बच्चों मान लीजिए इसी प्रकार से जो दूसरा घटक है, अगर आप इसको देखें p sin थीटा, जो किसके अलोंग है, जो cn के अलोंग है, इसके कारण आप बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जिसका कि डाइपोल मोमेंट कितना है, p sin थीटा है, और उसकी निरक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है, उस P बिंदु पर हमने क्या करना है, उस P बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। मान लीजिए वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आप जानते हैं कि निरक्ष पर, वैसे अभी जब हमने सूत्र निकाला था, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, वो होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। तो यहां पर p की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, p sin थीटा आ जाएगा ओवर r³। और दिशा की जहां तक बात करें तो हमने बताया था बच्चों कि वहां पर जो दिशा होगी वो इस डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगी। तो अगर ये E1 की दिशा है इधर, तो E2 की दिशा बच्चों इसके समांतर इधर से इधर की ओर आ गई, ये E2 हो गया। ठीक है ना, तो ये आपके पास की अगर दिशा लिखें तो ये, इसको हम मान सकते हैं यहां पर, इसको अगर आप n डैश कह दें तो P n डैश के अनुदिश। इसको आप यहां पर इक्वेशन नंबर 2 करके मार्क कर दीजिए। ठीक है, तो बच्चों अब आप यहां पर देखें तो आपके पास दो वेक्टर्स हो गए। पहला वेक्टर E1 और उसके परपेंडिकुलर दूसरा वेक्टर E2। और आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो जो उनका परिणामी होता है E, वो बराबर कितना होता है, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। और यहां पर E1 और E2 के जो मान हैं आप यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से रख दीजिए। कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सबसे पहले E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा ओवर r³ का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए, इसमें अगर आप दोनों टर्म्स को देखें, पहले वाला टर्म और दूसरा वाला टर्म, तो इन दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर कॉमन है, साथ ही साथ इनमें p और अपॉन r³ का होल स्क्वायर ये कॉमन है। तो इनके होल स्क्वायर को कॉमन लेके अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन r³, इतना कॉमन आ जाएगा बाहर, यानी ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p ओवर r³। अब ब्रैकेट के अंदर, अब स्क्वायर रूट साइन के अंदर क्या आ जाएगा, क्या बचेगा,
एक बचेगा आपके 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पर बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू को हम यहां से यहां रखेंगे, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह में, ठीक है। अब बच्चों जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा उसको आगे देखते हैं। ये आ जाएगा e इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पहले बाहर वाला टर्म लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों किसी भी डाइपोल के कारण जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं तो उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब बच्चों इसके अंदर दो स्पेशल केसेस हो सकते हैं, जो केसेस हमने इससे पहले डिस्कस किए थे, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। उन दोनों स्थितियों की अगर हम बात करें तो अक्षीय स्थिति के केस में क्या होगा बच्चों, दो स्पेशल केसेस की अगर हम बात करें, पहले अक्षीय स्थिति की बात करें तो ये जो थीटा है, जब हम अक्षीय स्थिति में आएंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यानी केस 1, जब केस 1 किसकी बात कर रहे हैं, अक्षीय स्थिति की, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होगा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब आप यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखें, यहां पर हो जाएगा E, मैं आपकी समझने के लिए क्या लिख रहा हूं, एक्सियल पोजीशन में इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ अंडर रूट ऑफ, आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos स्क्वायर 0 की वैल्यू का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर, यानी हो गया 3 आपके पास प्लस 1 यानी कि 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। तो कितना हो गया, इंप्लाइज दैट E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। आपको ध्यान होगा आपने यही सूत्र अक्षीय स्थिति के लिए निकाला था। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट बच्चों हम बात कर रहे हैं किसकी, निरक्षीय स्थिति की। निरक्षीय स्थिति पैरा एक्सियल पोजीशन। तो आपको पता है निरक्षीय स्थिति कौन सी स्थिति है, निरक्षीय स्थिति ये है जब ये जो पॉइंट P है वो यहां पर होगा, चलो पॉइंट P यहां पर। तो आप देख रहे हैं इसके में एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर आप थीटा की जगह 90 डिग्री रख दीजिए, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ अंडर रूट ऑफ, ये 0 हो गया टर्म क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और ये हो गया आपके पास 0 प्लस 1 यानी कि 1, इंप्लाइज दैट, बल्कि अब इसको E पैरा एक्सियल कह लीजिए, E पैरा एक्सियल कितना हो जाएगा, E पैरा एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³।
आपको ध्यान है कि जब हम निरक्षीय स्थिति की बात कर रहे थे तो निरक्षीय स्थिति में यही सूत्र हमको जो है प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से बच्चों हम किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के लिए जो हमने सूत्र प्राप्त किए थे उनके स्थान पर एक ऐसा सूत्र प्राप्त कर सकते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव के लिए किसी भी स्थिति के लिए सत्य हो। इसको हम जनरल फॉर्मूला कहते हैं और वो फॉर्मूला निकल करके हमारे पास ये आता है E = 1/4πε0p/r³ √3 cos² थीटा + 1। और इससे अगर हम चाहें तो दो स्पेशल केसेस के रूप में अलग अलग एक्सियल और पैरा एक्सियल पोजीशन में क्या फार्मूला होगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं।